एक शापित जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था धनपुर। चारों ओर सूखी जमीन, टूटे कच्चे मकान, और उसी गांव में रहता था मोहन, एक गरीब किसान। पतली काया, हाथों में छाले और आंखों में ऐसी चुप्पी जैसे जिंदगी ने बोलने का हक छीन लिया हो। उसका कोई नहीं था। माँ बाप बचपन में चल बसे। शादी की बात तो वो कभी सोच ही नहीं पाया। बस खेत, हल और हर रोज की लड़ाई। लेकिन इस लड़ाई के पीछे एक पुराना कर्ज था जो मोहन की सासों की तरह उसके साथ चलता था। यह मोहन का कर्ज नहीं था, यह उसके पिता की आखिरी विरासत थी। मोहन के पिता गांव के सबसे मेहनती किसान माने जाते थे। लेकिन एक साल आसमान रूठ गया, बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं। और उसी साल मोहन के पिता ने गांव के सबसे बड़े सेठ लालचंद सेठ से उधार लिया। सेठ ने कहा था, फसल आते ही लौटा देना, ब्याज मामूली रहेगा। लेकिन फसल आई ही नहीं। धीरे धीरे ब्याज बढ़ता गया, कागज पर स्याही की तरह और जिंदगी पर बिल्कुल जहर की तरह। जब मोहन के पिता बीमार पड़े, सेठ हर रोज दरवाजे पर आने लगा। पैसे नहीं है तो जमीन लिख दो, वह मीठी जुबान में कहता, लेकिन आंखों में सांप जैसा जहर होता। मोहन तब छोटा था। वह पिता की खांसी सुनता, माँ की चुप सिसकियां देखता और समझ नहीं पाता कि कर्ज होता क्या है। एक रात तेज बुखार में मोहन के पिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा। उनकी आवाज कांप रही थी, सेठ से बचकर रहना, ये कर्ज जमीन से ज्यादा आदमी की आत्मा खाता है। और उसी रात वह चले गए। पिता के जाने के बाद सेठ ने एक भी दिन इंतजार नहीं किया। उसने कहा, अब तू भी बड़ा हो गया है, कर्ज अब तेरा है। मोहन ने बहुत हाथ जोड़े, बहुत समझाया, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं, सिर्फ यही खेत है। सेठ हंसा, तो हल चला, मिट्टी से सोना निकाल। तभी से मोहन की जिंदगी सूरज उगने से पहले शुरू होती और अंधेरा होने के बाद खत्म। वह खेत जोतता, दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, रात को टूटी चारपाई पर गिर पड़ता, लेकिन कर्ज वह कम होने का नाम नहीं लेता। हर महीने सेठ का आदमी आता, खुरदरी आवाज में कहता, ब्याज बढ़ गया है मोहन। मोहन सिर झुका लेता। कभी कभी वह खेत के बीच खड़ा होकर आसमान की ओर देखता और कहता, अगर भगवान होते हैं तो गरीब के हिस्से इतनी चुप्पी क्यों। एक दिन, हर दिन की तरह, मोहन सुबह सुबह खेत में हल चला रहा था। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि अचानक ठक, जैसे हल किसी सख्त चीज से टकराई हो। मोहन चौंका। उसने मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना और काला घड़ा दबा हुआ था। उस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे सांप की आकृतियां, आंख जैसे निशान और कुछ अक्षर जो मोहन पढ़ नहीं सका। घड़ा भारी था, लेकिन जाने क्यों मोहन को उसे वहां छोड़ने का मन नहीं हुआ। उसने कहा, कचरा ही सही, घर ले चलूं, पानी भरने के काम तो आ जाएगा। इतना कह के वह घड़ा घर ले आया। उस रात मोहन थका हुआ सो गया। आधी रात उसे रसोई से आवाज आने लगी, छन छन। मोहन की नींद खुली। वह उठा तो देखा घर चमक रहा था, फर्श धुला हुआ था, चूल्हे पर ताजा रोटी, दाल की खुशबू। मोहन के हाथ कांपने लगे। ये सब किसने किया। वह डर के मारे पूरी रात जागता रहा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अगले दिन भी वही हुआ और फिर उसके अगले दिन भी यही हुआ। एक रात मोहन ने जागने का निश्चय किया। आधी रात उसने देखा वही काला घड़ा धीरे धीरे कंपन करने लगा है, और फिर घड़े से नीली रोशनी निकली। एक स्त्री की आकृति बाहर आई, लंबे काले बाल, चेहरे पर हल्की चमक और आंखें, इतनी सुंदर आंखें, लेकिन उनमें डर भी था और जैसे सदियों की पीड़ा। मोहन डर के मारे पीछे हट गया। उस स्त्री की आवाज गूंजी, डरो मत मोहन, मैं यक्षिणी हूँ, मेरा नाम नीलाक्षी है। मोहन सकपका गया। नीलाक्षी ने आगे बोला, कुछ सच ऐसे होते हैं जो बोले जाएं तो आत्मा कांप जाती है। यक्षिणी कुछ देर चुप रही। घड़े से निकलती नीली रोशनी उसके चेहरे पर थरथरा रही थी।
फिर उसने धीमी आवाज में कहा, सैकड़ों साल पहले मैं आजाद थी। अनजाने में मैंने एक जंगली दैत्य के जंगल अस्थि वन में कदम रख दिया। वहां सारा जंगल काले वृक्षों से भरा हुआ था, जैसे वहां के पेड़ भी शापित हों। वहीं उसका महल था, काली चट्टानों से बना, जहां हवा भी डर कर बहती थी। बोलते हुए नीलाक्षी की आवाज कांपने लगी। मुझे नहीं पता था कि उस जंगल की हर पत्ती, हर सांस उसी दैत्य के कैद में थी। दैत्य ने मुझे क्रोध से देखा और पागल हो गया। उसने सोचा मैंने उसकी सत्ता को ललकारा है। उस रात उसने काले मंत्र पढ़े, धरती पर सांप और बिच्छू रेंगते रहे, उनकी बलि दी गई और फिर मुझे इस घड़े में बांध दिया गया। यक्षिनी की आंखों से नीली रोशनी की बूंदें टपकने लगी। मेरी शक्तियां मुझसे छीन ली गईं। मुझे समय से काट दिया गया। दिन रात सदियां सब एक से हो गए। उसने मोहन की ओर देखा। मुझे एक श्राप दिया गया था, जब तक वह दैत्य भस्मासुर जीवित रहेगा तब तक मैं भी इस घड़े के कैद में रहूंगी। मोहन की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उसे नीलाक्षी से हमदर्दी होने लगी और उसकी आभा से वह आकर्षित भी होने लगा था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। वह यक्षिनी अब हर रात घड़े से बाहर आती, आंगन में बैठती और मोहन के साथ खामोशी बांटती। मोहन उससे बातें करता, अपनी पिता की यादें, अपनी थकी हुई जिंदगी और सेठ लालचंद का कर्ज जो सांसों की तरह उससे चिपका हुआ था, सब कुछ उसने नीलाक्षी को कह सुनाया। नीलाक्षी सुनती रही, बिना टोके। नीलाक्षी के पास अब भी कुछ जादुई शक्तियां बची हुई थी। उसने मिट्टी को छुआ और खेत में हरी कोपलें उगाई। हवा बदली, बारिश समय पर होने लगी, फसलें लहलहाने लगी। मोहन की आंखों में उम्मीद लौटी और धीरे धीरे करके उसने सारे कर्ज सेठ लालचंद को लौटा दिए। हर सिक्के के साथ उसका सिर थोड़ा और ऊंचा होने लगा और पहली बार मोहन के चेहरे पर मुस्कान थी। मोहन को अब समझ आ चुका था कि यह सब यक्षिनी का ही कमाल है और वह नीलाक्षी से और अधिक प्रेम करने लगा। और पहली बार नीलाक्षी ने भी महसूस किया कि वह एक श्राप नहीं बल्कि किसी का जिंदगी भी बन सकती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। रात को जब नीलाक्षी दीपक के पास बैठती तो उसकी नीली आभा मोहन के घर को किसी मंदिर जैसा बना देती। लेकिन कुछ प्रेम इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। नीलाक्षी जानती थी यह सुख क्षणिक है। उसके भीतर कहीं बहुत गहरे में एक बेचैनी भी पल रही थी। एक रात उसने मोहन से कहा, जो प्रेम अंधकार से जन्म लेता है उसके पीछे अंधकार हमेशा चलता है। मोहन ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन नीलाक्षी की आंखों में डर था, जैसे कोई अनहोनी धीरे धीरे कदम बढ़ा रही हो। इधर सेठ लालचंद चैन से बैठ नहीं पा रहा था। वह सोचता, जिस आदमी के पास रोटी तक के पैसे नहीं थे उसने इतनी जल्दी सारा कर्ज कैसे चुका दिया। सेठ की आंखों में शक उग आया। उसने अपने जासूस मोहन के पीछे लगा दिए। दिन रात नजर रखी जाने लगी। एक रात जासूसों ने जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। काले घड़े से एक स्त्री नीली रोशनी में बाहर निकल रही थी। अगली सुबह सेठ लालचंद के कान में यह सारा सच डाल दिया गया। सेठ के होठों पर क्रूर मुस्कान फैल गई। हो न वो, वह एक यक्षिणी है। उसने गांव के सबसे डरावने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्तियों से सारा रहस्य जान लिया और उसने गहरी आवाज में कहा, अगर यक्षिणी इस गांव से जुड़ी रही तो मोहन हमेशा सुरक्षित रहेगा। सेठ की आंखें चमक उठी। तो रास्ता बताओ तांत्रिक। तांत्रिक ने सलाह दी, जिस रात मोहन गहरी नींद में हो उस घड़े को उठाकर पास के जंगल अस्थि वन में गड्ढा खोदकर दफना दो। और उसके बाद? तांत्रिक की आवाज भारी हो गई। उसके बाद जंगल का दैत्य भस्मासुर बाकी का काम कर देगा और वो यक्षिणी दोबारा इस गांव की दहलीज कभी लांग नहीं पाएगी। सेठ के जासूसों ने ठीक वैसा ही किया जैसा तय हुआ था। आधी रात जब मोहन गहरी नींद में था, घड़ा उठा लिया गया और अस्थि वन की ओर गड्ढा खोदकर वहीं दफना दिया गया। जैसे ही घड़ा उस जंगल की जमीन को छुआ, हवा में एक जानी पहचानी गंध फैल गई, नीलाक्षी की गंध। अस्थि वन की गहराइयों में दैत्य भस्मासुर की आंखें खुल गई। उसके होठों पर
एक क्रूर मुस्कान फैल गई। आखिरकार तो फिर से मेरे कैद में आ गई नीलाक्षी। घड़े के भीतर नीलाक्षी घुट रही थी। नीली आभा अब धुंधली पड़ने लगी थी। वह चीखना चाहती थी, पर श्राप ने उसकी आवाज छीन ली थी। उधर जैसे ही सुबह हुई, मोहन की नींद खुली। उसकी नजर सीधे उसी जगह गई जहां घड़ा रखा रहता था, पर वहां घड़ा नहीं था। मोहन का कलेजा मानो बाहर आ गया। उसका शरीर कांपने लगा। नीलाक्षी, नीलाक्षी। पर उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। भारी मन से वह खेत में गया। हाथ में हल था, पर मन तो कहीं और भटक रहा था। सीने में अजीब सी जलन, बेचैनी, घबराहट। और फिर वह हल चलाते चलाते बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा। उसे सपना आया। उसने देखा नीलाक्षी फिर से अस्थिवन में भस्मासुर के कब्जे में थी, काले पत्थरों वाले महल में, घड़े की कैद में। उसकी आंखें मदद के लिए मोहन को ढूंढ रही थी। शाम को जब मोहन को होश आया, सूरज ढल चुका था। अब उसे समझ में आ गया था, ये सपना नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे मालूम है नीलाक्षी, ये तुम्हारा ही संदेश है। मोहन जानता था उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने सुबह का इंतजार नहीं किया। थोड़ा सा खाना पानी बांधा और अस्थिवन की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, डरावनी आवाजें चारों ओर से आने लगी। कभी हंसी, कभी चीखें, कभी जंजीरों की खनक। अस्थिवन के पेड़ जले हुए थे, पत्तियां काली, टहनियां सूखी हुई थी। बहुत ही डरावना दृश्य था, लेकिन मोहन फिर भी आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़ते ही उसने देखा भस्मासुर का काले पत्थरों से बना महल, और एक पेड़ की डाल पर एक काला तोता शांत बैठा हुआ था। उसी पल मोहन को नीलाक्षी की बात याद आ गई। भस्मासुर की जान उसी काले तोते में बसी है। मोहन ने धीरे से अपनी जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और तोते की ओर बढ़ाया। तोता लपका और उसी क्षण मोहन ने उस तोते की गर्दन पकड़ ली और तोते को अपनी पोटली में बांधकर मुंह कसकर बांध दिया। तभी भस्मासुर वहां आ पहुंचा। मानव की गंध उसे खींच लाई थी। वह गरजा, मूर्ख मनुष्य, क्या तुझे जरा भी डर नहीं कि मैं तुझे इस जंगल से जिंदा कभी नहीं जाने दूंगा? क्या तुझे अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं? मोहन डरा हुआ था, फिर भी उसने मजबूती से कहा, मैं यहाँ नीलाक्षी को तुम्हारी कैद से आजाद कराने आया हूँ। भस्मासुर जोर से हंसा और उसकी हंसी से पूरा जंगल कांप उठा। और उसने कहा, तो आओ, ले जाओ अपनी नीलाक्षी को। इतना कहते ही उसने अपनी जादुई शक्तियों से मोहन के चारों ओर काले सर्प छोड़ दिए। मोहन ने एक पल भी नहीं सोचा और उसने पोटली खोली और तोते की गर्दन मरोड़ दी। जैसे जैसे तोता प्राण त्यागने लगा, वैसे वैसे भस्मासुर कांपने लगा और वह भी चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और हवा में राख बनकर विलीन हो गया। सारे मायावी सर्प लुप्त हो गए। काला महल भी ढह गया और उसी क्षण अस्थिवन के सारे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। मोहन ने देखा घड़ा चूर चूर हो चुका था और नीलाक्षी अब पूरी तरह से श्राप से मुक्त उसके सामने खड़ी थी। नीलाक्षी एक यक्षिणी भी किसी पुराने श्राप के कारण बनी थी, किंतु वह अब सारे श्रापों से मुक्त होकर एक आम युवती बन चुकी थी, बिना किसी जादुई शक्तियों के। मोहन ने नीलाक्षी का हाथ थाम लिया। नीलाक्षी की आंखें भर आई, पर इस बार उसके आंसू नीले नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह थे। वह मोहन के प्रेम के आगे झुक गई थी। वे दोनों गांव लौट आए और विवाह कर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।